चलिए, तो देखिएगा, भारत के इतिहास में आज का जो टॉपिक है हमारा राइज ऑफ मगधा या फिर मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष को जानने से पहले आपको 16 महाजनपदों को प्रॉपर याद रखना पड़ेगा और आपको ध्यान देना है कि भारत में 3 महाजनपद या 4 महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। ठीक है, पहला महाजनपद मगध महाजनपद याद रखिएगा, दूसरा वत्स, ठीक है, तीसरा वज्जी और चौथा है आपका अवंती। ठीक है, ये 4 महाजनपद जो है याद रखिएगा, वत्स, कौशल, ठीक है, वत्स, कौशल और उसके बाद अवंती और मगध, ये 4 महाजनपद जो है ये 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से? मगध, ठीक है, कौशल, वत्स और उसके बाद अवंती। ठीक है, अवंती महाजनपद। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 महाजनपद जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद थे। इन चारों का नाम आपको याद रखना है कि शुरुआती समय में जो है ना, बाकी महाजनपद तो आप याद रखेंगे 16 महाजनपदों में, तो बाकी महाजनपद जो है अलग अलग स्तर पर अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ था, इसको हमको ध्यान देना है। देखिए, आपको बता दूं मैं कि पीएससी प्री हो, व्यापम हो या किसी भी टॉपिक में हो, अगर आपका भारत का इतिहास कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी छात्रावास अधीक्षक का आपने एग्जाम दिया या विभिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम आपने पहले भी देखा होगा, उसमें कथन कारक कुछ पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो इतिहास के कुछ क्वेश्चन ना अब फैक्ट ना होकर के सीधे कथन कारक या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकल थोड़े से कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो यकीन कीजिए भारत का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा मगध जो क्षेत्र है, ठीक है, तो मगध के क्षेत्र को समझने के लिए पहले आप एक बात समझिएगा, यहां पर हम इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो क्षेत्र है ना भारत के, इस मैप में आप समझेंगे तो ये मगध का क्षेत्र है। ठीक है, अब इस मगध के क्षेत्र के लिए अगर आप इस तरीके से कुछ समझे तो मैं यहां पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखिए, ठीक है, यहीं पर समझिएगा। तो देखिएगा, उत्तर में ना ये जो मगध क्षेत्र है, पहले तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपद अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 16 महाजनपद जो है ना, इसमें अपने स्तर पर जब वो काम करते हैं तो नगरीय व्यवस्था, यानी अगर कहा जाए कि भारत का दूसरे टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि पहले टर्म्स में तो हम ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हमारा नगरीय व्यवस्था था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक प्रकार से नगरीय व्यवस्था था, अर्बन एरिया आता था। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि भारत में दूसरे टर्म्स में या दूसरे नंबर पर कभी अगर नगर का विस्तार हुआ है तो वो हुआ है आपके महाजनपद काल में। ठीक है, तो महाजनपद काल में याद रखिएगा नगर या अर्बन क्षेत्र का विस्तार हो रहा था और ऐसे में अर्बन एरिया जो है डेवलप हो रहे थे। याद रखिएगा, इसके मुख्य कारण है मगध का उत्कर्ष। ठीक है, अब इसमें 3 बातें ध्यान रखिएगा कि मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या है और मगध की स्थापना किसने की थी। ठीक है, समझिएगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर बाकी महाजनपद का क्या, तो ध्यान रखिएगा, मगध जो है ना इतना महत्वपूर्ण महाजनपद बन जाता है, यानी इतना इंपॉर्टेंट महाजनपद बन जाता है कि ये सभी जगहों को हराकर अपने आप का विस्तार कर लेता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा समझिएगा कि आपने सुना होगा, अशोक के बारे में सुना है आप लोगों ने, अशोक का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक। ठीक है, उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था और अकेले राजा बना था। 99 भाइयों को मारकर अकेले राजा बनना मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेना। उसी प्रकार समझिएगा कि इसने 15, ठीक है, क्षेत्रों को हराकर अकेले जो है महाजनपद के रूप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया था अपना, है ना। तो इसको आपको समझना है, इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि इसने जो है इस प्रकार से अपना विस्तार कर पाया। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर मगध की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, मगध का उत्कर्ष, ठीक है, इसे मगध का उत्कर्ष कहते हैं, यानी मगध का शुरुआत, यानी किस तरीके से महाजनपद जो है, मगध महाजनपद जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मगध के अलावा, ठीक है, मगध महाजनपद जो है इसके अलावा याद रखिएगा कौशल, वत्स और अवंती महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। उन 16 में अगर सबसे शक्तिशाली की बात की जाए तो याद रखिएगा सबसे पावरफुल जो थे ये 4 लोग थे। याद रखिएगा, मगध तो था ही, इसके अलावा कौशल था, वत्स था और अवंती था। ठीक है, और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, चूंकि मगध ने क्या किया, समय दर समय जो है कौशल को हराया, वत्स को हराया और अवंती को हराया और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ठीक है, यानी आगे चलकर जो है मगध ने अन्य महाजनपद कौन कौन से, तो अवंती को हरा दिया इसने, वत्स को हराया इसने, कौशल को हराया इसने। ठीक है, तो इनको हराकर जो है
सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो ये इसका बेसिक्स है, याद रखिएगा कि महाजनपदों में इसी का नाम क्यों आता है, बाकी महाजनपद का राइजन क्यों नहीं हो पाया या बाकी महाजनपद उत्कर्ष में क्यों नहीं आए। तो इसका कारण है कि सबसे ज्यादा 4 शक्तिशाली महाजनपद थे जिनमें मगध ने क्या किया, उनको भी हरा दिया और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ठीक है, तो इसके कारण बाकी जो महाजनपद थे वो शांत बैठ गए, वो लड़ना नहीं चाहते थे, मगध के साथ कोई पंगा नहीं लेता था। ठीक है, अब इसके कारण है क्यों, इसी को आज समझने वाले हम लोग। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि मगध का संस्थापक कौन है। ठीक है, मगध का या मगध महाजनपद का तो हमारे इतिहासकारों के अनुसार याद रखिएगा मगध जो महाजनपद है, ठीक है, इसके संस्थापक माने जाते हैं वृहदत्त। ठीक है, अब वृहदत्त के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, वृहदत्त। ठीक है, तो मगध का जो संस्थापक है वो वृहदत्त कहलाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, हमारे इतिहासकारों के अनुसार, आप इसको अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री या जितने भी हमारा जो इतिहास कर रहे हैं उनके अनुसार आप एक बात याद रख सकते हैं कि हमारे इतिहासकारों का कहना है कि हमारे इस मगध क्षेत्र का जो विस्तार किया गया, ठीक है, वृहदत्त वंश के द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन इसके बारे में ना पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, यानी एक मेन एविडेंस जो होता है, याद रखिएगा, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता कि इस वृहदत्त वंश की जानकारी हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो है वृहदत्त वंश के बाद कौन सा वंश आया था, हर्यक वंश आया था। ठीक है, तो हमको इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दिमाग पर एक जोर डालिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि हमको अगर कभी भी पूछा जाए कि मगध जो आपका मगध महाजनपद है इसका संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखिएगा वृहदत्त का नाम भूलिएगा मत कभी भी। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना ये बेसिक पूछा गया है कि मगध के संस्थापक का नाम क्या है निम्न में से। ठीक है, तो बहुत सारे नाम, अजातशत्रु का नाम आता है या फिर जरासंध का भी नाम आता है। ध्यान रखिएगा ये वृहदत्त जो वंश है, याद रखिएगा, तो वृहदत्त जो है इसने मगध की स्थापना की। ठीक है, और ये वंश चल गया, यानी एक बात आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने नाम से जो है इस वंश को चलाया। तो इस वंश में सबसे प्रमुख जो राजा हुआ करते थे या शासक कह सकते हैं, प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासकों में किसका नाम आता है, जरासंध का नाम सुना आप लोगों ने, जरासंध। ठीक है, तो महाभारत काल में ना एक व्यक्ति थे जरासंध। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी चलती हैं। ठीक है, आपको पता होगा भीम ने जो है जरासंध के, हाँ, बस शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, है ना, यही वो जरासंध, याद रखिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि वृहदत्त वंश में कौन शासक रहा करता था, प्रमुख जरासंध रहा करता था। ठीक है, तो ये बेसिक्स जानकारी याद रखिएगा थोड़ा सा कि वृहदत्त वंश जो है ना या जरासंध जो है किस वंश से संबंधित था, वृहदत्त वंश से था। ठीक है, अब इसी के अनुसार थोड़ा सा यहां पर एक बात याद रखिएगा कि मगध महाजनपद के, ठीक है, उत्कर्ष का कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उत्कर्ष का कारण, तो सामान्य तौर पर देखिएगा मगध महाजनपद के उत्कर्ष के कारण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझने योग्य बातें हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मोटा मोटी अगर हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्य कारण है, अगर हम इसको 3 कारणों में बांटने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण और राजनीतिक कारण। एक मुख्य कारण याद रखिएगा, मतलब इकोनॉमिकल थ्रू आउट देखेंगे, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल, ये 3 मुख्य कारण हैं। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कारण हैं, याद रखिएगा, जो हम कल आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको 3 कारण मुख्य तौर पर बताऊंगा, तो सुनिएगा 3 प्रमुख कारण क्या क्या है। ठीक है, तो आर्थिक कारण की पहले बात करते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो आपको जानकारी है कि मगध जो क्षेत्र है वो एक्चुअल में कहां पर है। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक एक करके देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मगध का क्षेत्र आर्थिक कारण। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मैप में देखिएगा और मैप में देखने से आपको 2 बातें समझ में आएगी कि यहां पर स्थिति क्यों ऐसा है, जिसके कारण
ये मैप तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम दूसरे मैप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। दिख पा रहा है मैप? देखिए इस भारत के इस भूमि को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो लोकेशन है और यहां से इस तरीके से भारत की भूमि थी पहले, ठीक है। आज की वर्तमान भूमि थोड़ी अलग है, पहले की भूमि कुछ अलग हुआ करती थी, यानी कि पहले के तरीके में और अभी के तरीके में यही अंतर है। अभी वर्तमान क्षेत्र ऐसा है, पहले वहाँ तक था और ये वाला हिस्सा भी यहाँ तक आया हुआ करता था, और ये नेपाल भूटान सब अंदर हुआ करते थे, यानी भारत के हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले भारत को अखंड भारत के तौर पर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता था आपका, ये वाला हिस्सा वहाँ से जुड़ा हुआ और ये पूरा ऊपर से हिस्सा यहाँ से ये भी जुड़ा हुआ, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, ये आपका मगध दिख रहा है आपको, ये हिस्सा मगध है, ठीक है। अब मगध के लिए तीन बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये यहाँ से होते हुए इस तरफ जाती है, इससे बोलते हैं हम लोग गंगा नदी, ठीक है। ये नदी है आपकी गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी जो है ये आपका गंगा नदी हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नीचे से जो है ना, यहां से एक नदी जाती है इस तरफ, इस तरीके से, इसे कहते हैं सोन नदी। ये सोन नदी, ये गंगा नदी, ठीक है। और यहां पर है आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और पश्चिम की तरफ जाएंगे, इस तरफ जो पश्चिम का जो क्षेत्र है याद रखिएगा, तो पश्चिम के क्षेत्र में इसका जो विस्तार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, देखिए कि अगर विंध्याचल पर्वत को देखेंगे तो इसका विस्तार काफी लंबा है। विंध्याचल पर्वत जो है कोई छोटा एरिया नहीं है, हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार तक लेके चला जाता है। ये आपका पारसनाथ की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है पूरा कवर करता है, राजमहल की पहाड़ी तक कवर करता है, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र इस तरीके से। तो अगर आप मगध को पहले उसका विस्तार देखेंगे तो उसका विस्तार देखिए थोड़ा सा, ठीक है। मगध का विस्तार थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसको चारों दिशाओं से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये आपका उत्तर का हिस्सा हो गया, उत्तर, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम वेस्ट पार्ट, और ये आपका साउथ दक्षिण पार्ट, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिएगा कि अगर मगध को आप देखना चाहते हैं तो मगध जो है ना इसके मध्य में है, ये मगध हो गया आपका मगध का क्षेत्र। तो उसके उत्तर में जो ना गंगा नदी बहती है, उत्तर में गंगा नदी, ठीक है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, और पूर्व में अंग या चंपा क्षेत्र। यहां तक इसका विस्तार था, आपके मगध का विस्तार है ये, ठीक है। अब फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फायदा क्या है। देखिए, तो जैसे हम आर्थिक इस कारण पढ़ रहे हैं, तो आर्थिक कारण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि होगा तो क्या होगा? कृषि, ठीक है। तो कृषि जो है अधिशेष होने लगी थी, याद रखिएगा, यानी सरप्लस एग्रीकल्चर जो है या प्रोडक्शन जो है वो कैसा था? सरप्लस था या अधिशेष था, ठीक है। अधिशेष कृषि किसे कहते हैं याद रखिएगा। तो सबसे पहला कारण याद रखिएगा कि इस समय जो है ना लोहे की खोज हो चुकी थी। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, याद रखिएगा कि लोहे का सबसे ज्यादा भंडारण कहां पर है? तो मगध के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे का सर्वाधिक भंडारण इतिहास में सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो याद रखिएगा इसी क्षेत्र में जो है लोहे का भंडार है। यानी ये विंध्याचल पर्वत की जो पूर्व की तरफ है, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार में ना दो चीज सबसे फेमस है, याद रखिएगा। एक है आपका लोहे का भंडार और दूसरा है आपका हाथी, ठीक है। अब इसका भी फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज यहां पर ये छोटा नागपुर पठार कहां पर है? तो मगध के आसपास क्षेत्रों में। देखिए मगध एक्चुअल में कहां पर है? तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है उसका पूर्वी क्षेत्र और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा मगध क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यानी दक्षिण जो बिहार है वो पूरा मगध क्षेत्र में विस्तृत है। यानी बिहार के क्षेत्र में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ना दो क्षेत्रों में विस्तृत है, एक आपका उत्तर प्रदेश यूपी और दूसरा है आपका बिहार का एरिया, ठीक है। तो इन एरिया को ना सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि किसके पास है? इन्हीं के पास है, याद रखिएगा, यूपी और बिहार के क्षेत्र में। कारण क्या है?
इन पूरे क्षेत्रों में ना नदियों के कारण जो है यहाँ पर जो भूमि बना है, देखिए इस तरफ है सोन नदी, इस तरफ है गंगा नदी, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र डेवलप हुआ, याद रखिएगा। यानी इस एरिया को हम उपजाऊ कहते हैं जहां पर जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, यानी कि जमीन की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी अच्छा था, प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो सकता था एग्रीकल्चर में। ऐसे कारणों से जो है ये सब ज्यादा आर्थिक स्थिति में मजबूत हो गया, ठीक है। यानी पहला कारण याद रखिएगा उपजाऊ भूमि का होना, यानी फर्टाइल, ठीक है, लैंड का होना, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण था। इसका पहला कारण है जो उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि कैसा हुआ, सरप्लस हुआ, अधिशेष हुआ, और अधिशेष होने के कारण याद रखिएगा यहां पर व्यापार डेवलप हुए, ठीक है। तो व्यापार दूसरा कारण है, याद रखिएगा व्यापार का केंद्र बनना, ठीक है। तो दूसरा मुख्य कारण याद रखिएगा व्यापार का केंद्र बना, यानी मार्केट लेवल को अगर आप देखेंगे तो बाकी जो महाजनपद थे उनसे कहीं ज्यादा जो है यहां पर मार्केटिंग लेवल जो है बढ़ गया, और इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो है ना यहां पर अधिशेष, देखिए पहला तो याद रखिएगा अधिशेष कृषि व्यापार का केंद्र बना, और व्यापार के केंद्र बनने पर पैसा आया, ठीक है, कलेक्शन हुआ, और कलेक्शन होने के कारण क्या हुआ, याद रखिएगा नगरीकरण, ठीक है। तीसरा कारण है याद रखिएगा मुख्यतः नगरीकरण होना, यानी अर्बन एरिया का डेवलप होना, याद रखिएगा, या विस्तार होना या एक्सटेंड होना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीन मुख्य कारण है जिसको हम आर्थिक कारणों से जोड़ते हैं। पहला है आपका उपजाऊ भूमि का विस्तार, ठीक है, उपजाऊ भूमि का पाया जाना यहां पर, दूसरा है व्यापार का केंद्र बनना, और तीसरा है आपका नगरीकरण होना, ठीक है। तीनों बात ध्यान रखिएगा, ये मगध के उत्कर्ष का सबसे बेसिक कारण है, याद रखिएगा। अगर देखिए एक बात समझिएगा, किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी आपको मैं एक छोटी सी कहानी भी बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है। एक क्षेत्र है आपका भोपाल के आसपास ना, एमपी में इंदिरा गांधी सागर जो है ना, एक बांध बनाया गया इंदिरा गांधी सागर के नाम से, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी सागर के नाम से बना हुआ है। तो उस सागर के आसपास के क्षेत्र में ना काफी लोग रहते हैं, मतलब उस बांध के आसपास क्षेत्र में काफी लोग रहते थे, एक पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, बांध टूट गया, या किसी कारण से जो है बांध जो है ना लीक कर गया, और पूरा पानी जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया, ठीक है। एक दो ट्रेन जो है ना पूरी तरीके से डूब गए थे उसमें, ट्रेन चलते चलते ट्रेन जो है पूरा बाढ़ में बह गए थे। इस प्रकार की त्रासदी हुई थी, यहाँ पर डिजास्टर आया हुआ था। तो हुआ क्या, सरकार को ये जब बात पता चला ना, तो सरकार ने उन सभी की जमीनों को खरीद लिया। कितने में, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में, इस तरीके से जमीन को खरीद लिया, ठीक है। अभी तक जो है ना वो मूंगफली लगा रहे थे, उस क्षेत्र में कृषि करते थे, और 10,000 20,000 रुपये सालाना कमाते थे, 50,000 रुपये कमाते थे, इस तरीके का स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आप सोचिए, आपको जो है ना आपकी जमीन को अचानक से 10 करोड़ रुपये मिल गया, आपको 10 करोड़ रुपए आपको कैश इन हैंड मिल गया, और उसके बाद जो है ना आपको बोला गया कि आप यहां से ट्रांसफर होकर इस जगह जमीन ले लीजिए, आपको वहां भी जमीन दे दिया गया, घर के लिए पैसा दे दिया गया। अब सोचिए आपके हाथ में 10 करोड़ रुपए है, और अचानक से जो है आपको एक घर दे दिया गया। उस घर का साइज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, अमीर आदमी फैले उनके सामने, जहां पर ये लोगों ने अपना घर जो बनाया है ना, आप किसी के घर को बिना टाइल्स के देख ही नहीं सकते। यहाँ पर वही पहले झोपड़ी में रहते थे, वही पहले घर कैसे स्थिति में था वो सोच के देखिए, और पैसा आया तो क्या हो गया, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, और ये सच्ची घटनाएं हैं जो मैंने खुद से देखी हुई है कि ऐसी स्थिति में जो है ना लोग अलग से पागल हो जाते हैं जब पैसा हाथ में आता है, तो ठीक है। तो जो अगर सूझबूझ के साथ पैसे को खर्च करता है तो वो डेवलप करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार समझिएगा कि मगध का जो क्षेत्र था ना, इसके पास जब पैसा आने लगा तो अपने आप को नगरीय व्यवस्था में पूरी तरीके से डेवलप कर दिया इसने, ठीक है। तो नगरीय तौर पर जो है ना इसने अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप किया, और इस तरीके से जो है नगरीकरण कर डाला इसने, पूरे अर्बन एरिया का विस्तार कर डाला, ठीक है। तो ये तीन मुख्य कारण याद रखिएगा कि उपजाऊ भूमि, ठीक है, दूसरा व्यापार का केंद्र बनना, और तीसरा जो है आपका नगरीकरण का हो जाना, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आर्थिक स्थिति के बाद जो है आप इसमें भौगोलिक स्थिति को समझिएगा, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति के साथ यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखना है, इसका फायदा क्या है। तो देखिएगा भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है, फिर से हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में देखिएगा भौगोलिक कारण, ठीक है। अब भौगोलिक कारण के अनुसार एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है ना दो मुख्य नदियां हैं, एक दिख रहा है यहां से सोन नदी जा रही है इस तरीके से, और यहां से देखिए गंगा नदी जो है यहां से नीचे उतर रही है इस तरीके से, ये रहा गंगा नदी, ठीक है। और मगध देखिए यहीं पर है आपका मगध का क्षेत्र। तो दक्षिण में और पश्चिम में जो है सोन नदी का क्षेत्र, और यहां से पूरा का पूरा विस्तृत है आपका, और इधर आपका अंग हो गया, ठीक है, अंग जो महाजनपद है वो हो गया। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार जो है ना, बिहार एक समय था जो सबसे ज्यादा सक्सेस राज्य कहलाता था। और अभी आपने एक करंट न्यूज पढ़ा होगा
कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है ना सबसे लो है, ठीक है। भारत का अभी हाल फिलहाल में पर कैपिटा इनकम निकाला गया, देखा गया, तो जब हमारा जो समय था 1961 का समय और 2024-25 की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी 23-24 की बात कर रहा हूं, तो दोनों को कंपेयर किया गया। भारत सरकार ने ये रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली जो है ना 250% के साथ जो है सबसे आगे है, ठीक है। हमारे जीडीपी ग्रोथ में जो है ना दक्षिण भारत का जो राज्य है, 5 राज्य जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उन्होंने 30% अपना शेयर किया है, हमको कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। और वही अगर आप अभी कंपेयर करेंगे तो बिहार जो है ना सबसे कम जीडीपी ग्रोथ करने वाला, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे कम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम वाला जो राज्य है वो आपका बिहार निकल के आया, ठीक है। यानी सबसे गरीब राज्यों में बिहार का नंबर आया, ठीक है। इसके कारण क्या है? कारण ये है कि लगातार बिहार की स्थिति जो है डाउन चलती जा रही है, ठीक है। लेकिन एक समय था जब बिहार की स्थिति क्या थी, सबसे बेस्ट हुआ करती थी। याद रखिएगा, इतिहास में बिहार को जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। उसका कारण था आपका भौगोलिक कारण। अब देखिए भौगोलिक कारण के अनुसार याद रखिएगा दो बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला, मगध क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक संरक्षित क्षेत्र में स्थापित था, ठीक है। अब इसका संरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि इसको ना ऑलरेडी प्रकृति या नेचर के माध्यम से क्या है प्रोटेक्ट हो रहा था ये, ठीक है। इसका कारण समझिएगा कि इसके पास क्या था, मैंने बताया था आपको, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में जो है ना दो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा, एक लोहा पाया गया और दूसरा पाया जाता है आपका हाथी, ठीक है। लोहा का प्रयोग किया गया इसमें हथियार बनाने के तौर पर, कि जब भी कोई युद्ध होता तो ये लोहे से अधिक से हथियार बनाते और उसके बाद युद्ध में शामिल होते और सामने वाले को हरा देते थे, ठीक है। दूसरा, सेना में किसको शामिल कर लिया गया? हाथियों को शामिल कर लिया गया, हाथियों को पालतू बनाया गया और उसके बाद सेना में जो है युद्ध में इसका प्रयोग किया गया। और इस तरीके से हमेशा युद्ध को जीतने का कारण क्या बना? ये दो क्षेत्र बना, याद रखिएगा। यानी युद्ध में हमेशा ये जीतते थे, कारण क्या था? छोटा नागपुर का पठार से लोहा प्राप्त कर लेना और दूसरा हाथियों का क्षेत्र होना, ठीक है। तो ये मुख्य कारण याद रखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र में इसके पास था छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र, जिसके कारण जो है ये लोहे, ठीक है, अधिक से अधिक लोहा प्राप्त करके उसका हथियार बनाते और युद्ध में जो है लगातार जीत हासिल करते थे। तो ध्यान रखिएगा, मगध का उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या है? ये छोटा नागपुर का पठार या इसका भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। तो इसके पास क्या था? छोटा नागपुर का पठार, भूलिएगा मत इसको, ठीक है। तो इसका भौगोलिक स्थिति जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो देखिए पहले जो है ना ये जो मगध है इसका पहला जो राजधानी था, याद रखिएगा, राजगृह था। फिर बाद में इसे कहां रखा गया? पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो जो राजगृह है और पाटलिपुत्र है, याद रखिएगा, ये गंगा नदी के तटीय क्षेत्र पर है, ठीक है। तो गंगा नदी का जो तटीय क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से लगातार आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो लगातार नदियां ही नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, नदियों के पास ना कोई भी, देखिए महाजनपद काल का वो समय है और इस समय जो है ना युद्ध का जो सैनिक प्रबंधन था ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं था, ठीक है। मतलब जैसे मुझे युद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। दो लोग आपस में जब युद्ध कर रहे हैं ना, दो लोग आपस में जब युद्ध कर रहे हैं तो पहले हम अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, देन दूसरे पर हमला करते हैं। अगर मान लीजिए आप ही के घर में, या फिर हम जो साधारण तौर पर बोलते हैं ना, जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते, यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए दो महाजनपद आपस में लड़ रहे हैं और दोनों जो है अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है, कि दोनों की स्थिति जो है कमजोर है, तो आपस में लड़ ही नहीं पाएंगे ये, ठीक है। लेकिन अगर एक मजबूत है जिसमें इसने क्या किया है? अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है। तो मगध जो है ना अपने आप को, अपनी राजधानी को पूरी तरीके से क्या करता था? प्रोटेक्ट कर लिया था। अब इसको टेंशन नहीं था इस बात को कि मुझे अपने आप को संरक्षित करना है या प्रोटेक्ट करना है। अब सीधे मैं क्या करूंगा? दूसरे के हमला करूंगा। इसके कारण जो है लगातार इसका क्षेत्र जो है क्या हुआ? बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक कारण जो है ना इसका सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, जिसमें इसने क्या किया था? लगातार जो है, ठीक है, अपने क्षेत्र का जो अपना चुनाव था ना, जिसने अपने राजगृह से जो पाटलिपुत्र अपना क्षेत्र चेंज किया था, इसका मुख्य कारण था कि पाटलिपुत्र जो है ना तीन नदियों के मध्य जो है बसा हुआ था, तीन नदियों के मध्य, ठीक है। तो तीन नदियों के मध्य बसे होने के कारण जो है अब इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। आपकी जो राजधानी है, अगर आप सेफ हैं तो उसमें अगर आपने अपने आप को सेफ कर लिया है तो फिर आप पर आक्रमण कैसे किया जा सकेगा? नदियों के बीच से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है कोई मार्ग ही नहीं है आपकी राजधानी में प्रवेश करने का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप पहले से प्रोटेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद आप सीधे से क्या करेंगे? हमला करेंगे दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में जो है ना अधिकांशतः समझिएगा कि भौगोलिक कारण जो है ना इसका दूसरा मुख्य कारण है, जिसमें आपका ये जो क्षेत्र है धीरे धीरे डेवलप हो गया था, ठीक है। यानी मगध के उत्कर्ष का दूसरा मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा, भौगोलिक कारण,
ठीक है। अब तीसरा कारण जो है याद रखिएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा मुख्य कारण है राजनीतिक कारण। तो पॉलिटिकल रीजन या राजनीतिक कारण की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो राजनीतिक कारणों में ना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहां जितने भी राजा आए हैं सभी खतरनाक रहे हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग क्रिकेट टीम बनाते हैं ना, तो सभी लोग ना, जितने लोग को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ क्या, भारत में जो भले ही हमारे यहाँ जो क्रिकेट टीम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको मैं कंपेयर करके समझा सकता हूँ, देखिएगा। अगर आप देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है ना, लगभग अधिकांशतः अगर आप ऑर्डर को चेक करेंगे तो टोटल 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं। अधिकांशतः जो है ना 8 प्लेयर तक होंगे ऑलराउंडर, अधिकांशतः, यानी 8-9 तक सब ऑलराउंडर हो जाते हैं। हमारे यहाँ 5 ही होते हैं जो बैट्समैन होंगे, बाकी नीचे के होंगे बॉलर होंगे, एक आध दो होगा जो ऑलराउंडर होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ ही ऐसे होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखिए सभी ऑलराउंडर हैं लगभग। ठीक है, उसी प्रकार अन्य देशों को देखेंगे तो वहां पर उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। हमारे पास किस्मत ज्यादा है कि हमारे यहाँ जो बैट्समैन है ना वो काफी अच्छा खेल जाते हैं। ठीक है, और हमारे बॉलर है वो काफी अच्छा कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऑलराउंडर की संख्या जो है ना थोड़ी कम है, 4 है, 5 है, कुछ इस प्रकार दिखेंगे आपको कि वही बैट्समैन जो है कोई बहुत कम है कि वो बॉलिंग कर पाएगा, जो बॉलर है बहुत अच्छा खेल पाएगा, ये बहुत कम होता है हमारे यहाँ, है ना। यानी बैट्समैन कम कर पाता है, बैटिंग कम कर पाता है। तो इसी के संबंध में समझिएगा कि राजनीतिक कारणों में ना मगध जो है बहुत ज्यादा किस्मत वाला था। कारण क्या था, यहाँ जितने राजा है ना सब तबाही वाले राजा है। ठीक है, मतलब जितने राजा हैं सभी महत्वाकांक्षी हैं, यानी सबका सपना है कि मैं अपना क्षेत्र विस्तार करूं। ठीक है, मुझे यहाँ के नृत्य संगीत से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ के साजो सज्जा से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता हूं। तो यहाँ पर जो है ना 4 वंशज आए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक कारणों में याद रखिएगा सबसे पहला जो कारण है वो है महत्वाकांक्षी राजाओं का शासन करना। ठीक है, यानी राज्य क्षेत्र का विस्तार करना, यानी सभी चाहते थे कि हम अधिक से अधिक शक्तिशाली बने और अपने क्षेत्र का क्या कर ले, विस्तार कर ले, अपने क्षेत्र को बहुत दूर तक डेवलप कर ले, याद रखिएगा। ठीक है, तो विस्तार करने के चक्कर में याद रखिएगा 4 राजा जो है ना, 4 प्रमुख वंश जो हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये प्रमुख वंश है। सबसे पहला वंश है याद रखिएगा हर्यक वंश, दूसरा है आपका नाग वंश, तीसरा है आपका नंद वंश, और चौथा है आपका मौर्य वंश। यहां जितने राजा हुए हैं ना सभी खतरनाक हुए हैं, याद रखिएगा। यानी ये वंशज जो है ना, इस वंश के जो राजा हैं, ठीक है, यानी हर्यक वंश की बात कर रहे हैं, नाग वंश की बात कर रहे हैं, नंद वंश की बात कर रहे हैं, मौर्य वंश की बात कर रहे हैं, तो सभी के जो शासक हैं सभी के सभी जो है महत्वाकांक्षी थे। जैसे कि अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश, सोचिए भारत का इतिहास यहाँ चालू हो रहा है और लोग जो है ना, भारत के इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। मानते हैं कि मगध का जो उत्कर्ष है यही भारत के इतिहास की शुरुआत है। भारत का इतिहास इससे पहले क्या था, तो धर्मों से जुड़ा हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, यही सब चीजें चल रही थी। लेकिन जब यहां से शुरुआत मानी जाती है ना, तो ये कहा जाता है कि भारत का जो है ना एक सबसे प्रारंभिक अवस्था जो है, इतिहास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो यहीं से माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उसमें आप पत्थरों का काल पढ़ लेते हैं, आदिऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो समय है ना, यहीं से भारत का जो इतिहास जो होता है ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब यहां से जब प्रारंभ होता है तो जैसे अजातशत्रु की बात करेंगे, शिशुनाग की बात करेंगे, घनानंद की बात करेंगे। घनानंद को तो आप यहां पर जब सुनेंगे ना घनानंद के बारे में, तो घनानंद को कहा जाता है कि विश्व में, ठीक है, सबसे पागल जो राजा हुआ करता था उसका नाम था घनानंद। ठीक है, उसे पागल राजा कहते थे। उसके पास 30,000, ठीक है, 30,000 जो है हाथियों का और घोड़ों का और पैदल सैनिकों का एक बड़ा जत्था हुआ करता था। यानी इतने सारे सैनिक हुआ करते थे कि विदेशी जो आक्रमण हुआ करना या आक्रमण होने वाला जो क्षेत्र था हमारा, ठीक है, कि विदेशी जो राजा हुआ करते थे, जो ऐसे फॉरेनर जो कंट्री के जो राजा हुआ करते थे, वो भारत में आक्रमण करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि भारत में ये लोग थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके होने के कारण भारत में कोई आक्रमण नहीं करता था या भारत के क्षेत्र में लोग डरते थे। तो ये है मुख्य कारण, याद रखिएगा, राजनीतिक कारण जिससे मगध का उत्कर्ष हुआ। यहां पर 4 प्रमुख शासक या 4 प्रमुख वंश जो है ना स्टेब्लिश्ड हुए और इन
स्टेब्लिश्ड होने के कारण इनके जो है मगध का जो है साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, यही कारण है। तो इसका कारण मुख्य याद रखिएगा, तीन प्रमुख कारण। पहला है आपका आर्थिक कारण, जो कि मैंने बताया आपको, उपजाऊ भूमि का विस्तार होना। ठीक है, उपजाऊ भूमि होना। दूसरा मैंने आपको बताया भौगोलिक कारण, जो भौगोलिक कारण है, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र साथ साथ नदियों के आसपास होने से जो है वो सुरक्षित हुए, और इनके पास जो है लोहे और हाथियों के होने से क्या हुआ, युद्ध में लगातार जीत हासिल हुई। ठीक है, और चौथा कारण याद रखिएगा, जो राजनीतिक, तीसरा कारण है याद रखिए राजनीतिक कारण, जिसमें चार प्रमुख वंश जो है शामिल हुए, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश जो है सबसे प्रमुख वंश यहाँ पर रहने लगे, याद रखिएगा। और इन वंशों के होने पर जो है ना यह क्षेत्र अपने आप विस्तृत होने लगा और काफी ज्यादा डेवलप्ड हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है राइज ऑफ मगध। ठीक है, तो जो मगध का उत्कर्ष का मुख्य कारण है आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा जो है अन्य कारणों की बात करते हैं। देखिएगा कौन कौन से अन्य कारण है मगध के उत्कर्ष के अन्य कारण। ठीक है, जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी टॉपिक में से आपको बस याद रख लेना है। ठीक है, सारे कारण है उसी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक है याद रखिएगा जिससे हमको ये चीजें याद रखनी है मगध के उत्कर्ष के अन्य कारणों में। ठीक है, सबसे पहला कारण है याद रखिएगा धार्मिक स्थिति। ठीक है, धार्मिक स्थिति या धार्मिक दृष्टिकोण। तो ध्यान रखिएगा मगध एक ऐसा राज्य था जहां पर दोनों धर्म जो है डेवलप हुए थे। दोनों धर्म कौन कौन से, दोनों धर्म डेवलप हुए थे या विकसित हुए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास यहीं हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों धर्म आए थे, याद रखिएगा, जिसमें ये धर्म का केंद्र बन गया, यानी अधिकांश लोग जो है ना इसकी तरफ आकर्षित हुए मगध की तरफ। कारण क्या है, जैन धर्म भी यहां पर था और बौद्ध धर्म भी यहां पर डेवलप हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो दो मुख्य कारण याद रखिएगा। इसके कारण जो है ना धार्मिक विचार और शासकों का जो उदारवादिता है, जैसे यहाँ पर जितने भी जो शासक होंगे वो कोई ना कोई जैन धर्म का होगा, कोई बौद्ध धर्म का होगा, है ना। तो अलग अलग धर्म को मानने वाले जो शासक हैं अपने संबंध में जो है ना यहाँ पर लोगों को जो है एक सिरे में बांध कर रखने लगे, और इसके कारण जो है मगध का विकास होने लगा। ठीक है, तो मुख्य कारण याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक राजनीतिक स्थिति याद रखिएगा, दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। तो मैंने आपको बता दिया है, एक स्थिति को याद रखिएगा, क्योंकि इस जगह पर ना किसका आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा। और जितने कमजोर शासक थे, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हुआ इस क्षेत्र में, और जितने कमजोर शासक थे याद रखिएगा उसको सिकंदर ने हरा दिया था। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के साथ ही जो है ना जितने लोग मगध में आक्रमण करना चाहते थे उसको कौन हरा दिया, सिकंदर ने हरा दिया, जिसके कारण मगध जो है ना अपने आप में बच गया। यानी मगध के जो दुश्मन थे याद रखिएगा उसको सिकंदर ने हरा दिया, और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जो है सिकंदर जो लोग थे याद रखिएगा, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण ने जो है ना इसको एक राजनीतिक मजबूती दे दी। ठीक है, यानी मगध को राजनीतिक मजबूती देने का मतलब है कि सिकंदर ने उन सभी कमजोर शासकों को हराया, और हराने के साथ साथ जो है उन्हें समाप्त कर दिया, जिसके कारण मगध पे या मगध की ओर आंख उठाने वाला बचा ही नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिकंदर ने जो है कमजोर शासकों को हराया, और उसके साथ ही साथ जो है मगध सुरक्षित हो गया, या मगध जो है सेफ हो गया। ठीक है, इसका और भी कारण है, लेकिन आप तीन बातों से ध्यान रखिएगा राजनीतिक स्थिति में, कि सिकंदर के आक्रमण के साथ ही जो है ना, अब देखिए मगध के दुश्मन तो ऐसे ही बहुत सारे होंगे, क्योंकि इसने भी बहुत सारे लोगों से लड़ाई किया है, युद्ध किया। ठीक है, तो जब दूसरे लोग इसकी तरफ देखने लगे तो सिकंदर आया, इनको हरा दिया, मगध बच गया, मगध से उसकी दुश्मनी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिकंदर ने झगड़ालू और कमजोर शासकों को पहले हरा दिया था, जिसके कारण मगध की तरफ जो है युद्ध नहीं हो पाया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा और कारण है इसमें। ठीक है, नहीं, सिकंदर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सिकंदर जो है ना यूनान का था, याद रखिएगा, यूनान का शासक है, और यह मगध की तरफ आक्रमण करने के लिए आ रहा था। ठीक है, तो उससे पहले मगध में पहुंचने से पहले इसने बाकी लोग को हरा दिया था। आपको जब मगध पहुंचना है तो दो तीन जगह से गुजरना पड़ेगा, तो पहले आप उनको, जैसे पोरस को हराया इसने। ठीक है, पोरस को हराया, उसके बाद यहाँ पर जो है अन्य जो शासक थे, याद रखिएगा छोटे छोटे जो शासक थे जो कि विरोध कर सकते थे मगध का,
उनको हरा दिया इसने। और हराने के बाद जो है ना सिकंदर को जब ये बात पता चला कि इस क्षेत्र में जो है ना कौन रहता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, याद रखिएगा। हालांकि इन दोनों की जब लड़ाई होगी ना, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य जो है ना स्थिति एक बनेगी, अभी आगे जाकर पढ़ेंगे आप, यूनानी आक्रमण, ठीक है, भारत में जो है ना, भारत के इतिहास में पहली बार जो है ना विदेशी आक्रमण स्टार्ट होगा अभी। तो जब हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद इसी मगध के साथ, तो मगध के साथ जो है ना युद्ध होने वाला है आपका विदेशी आक्रमण का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है, जब हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये एक फैक्ट है जो कि मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं कि सिकंदर के आक्रमण के साथ ही जो है हुआ ना कि जो कमजोर शासक थे, जो मगध की तरफ जो है ना युद्ध करने का प्लान कर रहे थे, उनको कौन हरा दिया था, आकर सिकंदर ने हरा दिया, और इसके कारण जो है मगध सुरक्षित हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि सिकंदर और मगध जो है ना आपसी दुश्मन ही है, ये दोनों भी दुश्मन है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर वो चाहता था कि भारत के क्षेत्र को जीत लेना, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक गया, आधे क्षेत्र से छोड़कर वापस चला गया था, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा जो है बाकी जितने बातें मैंने आपको बताया है उनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा है, जैसे कि एक एक लाइन पर हम डिस्कस करेंगे, सिंपल तरीके से इसको याद रखिएगा। तीसरा है आपका भौगोलिक स्थिति, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। चौथा कारण याद रखिएगा उपजाऊ भूमि, यह भी मैंने आपको बता दिया है। पांचवा याद रखिएगा सेना में हाथी का प्रयोग, यह भी मैंने आपको बता दिया है। छठवां याद रखिएगा लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हथियार के तौर पर। इसके अलावा जो है आप याद रखेंगे कुशल शासक, ठीक है, कुशल शासक याद रखिएगा, कुशल शासकों के होने से जो है युद्ध जीता जाता है, ठीक है। और उसके अलावा याद रखिएगा नगरीकरण और व्यापार, तो ये मुख्य कारण याद रखिएगा जिसे हम कह सकते हैं कि इस समय जो है ना सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ था, ठीक है, मगध का, या मगध के उदय का मुख्य कारण आपको ये याद रखना है कि मगध का उदय कैसे हुआ था, ठीक है। तो मगध के उदय का मुख्य कारण याद रख लीजिएगा, अपने दिमाग में ये बात बांधिएगा कि जब महाजनपद काल में 16 महाजनपद का निर्माण हुआ, ठीक है, उसके साथ ही साथ जो है आपको एक बात ध्यान रखना है कि मगध का विस्तार सबसे ज्यादा माना जाता है। और मगध के उदय कारण जो मुख्य कारण है मैंने आपको बताया, आर्थिक कारण, ठीक है, दूसरा भौगोलिक कारण और तीसरा राजनीतिक कारण है, ठीक है। ये तीन मुख्य कारण याद रखिएगा, बाकी आप जोड़ना चाहें तो धार्मिक कारण भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो रहेगा वो आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारण है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, तो एग्जाम में याद रखिएगा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कथन कारक से पूछा जाएगा, याद रखिएगा स्टेटमेंट में कि मगध का सबसे ज्यादा उदय होने का कारण या मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण रहा है छोटा नागपुर का पठार। तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार में ना अधिक से अधिक हाथियों के झुंड पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, छोटा नागपुर का जो पठार है याद रखिएगा इसमें लोहे के भंडारण है, ठीक है, आयरन ओर के बहुत सारे भंडारण याद रखिएगा, जिसके कारण इन्होंने हथियार बनाना प्रारंभ किया, भाला बनाना चालू किया। अब सोचिए सभी लोग पैदल लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मगध के जो राजा हैं, मगध के जो सैनिक हैं, वो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, हाथी के ऊपर एक लोहे का पूरा परत बनाया हुआ है उन्होंने, छोटे छोटे दो छेद छोड़े हुए हैं, याद रखिएगा, जिससे भाला फेंककर उनको मार दिया करते थे सामने वाले सैनिक को, और फिर छिप जाते थे हाथी के ऊपर छुप के, ठीक है। तो ये तो मरेंगे नहीं ये ऐसे सैनिक, तो इस प्रकार से ये युद्ध लड़ते थे, याद रखिएगा। हाथी के ऊपर एक बंद कमरे का छोटा सा एक कमरा बनाते थे हाथी के ऊपर, देखा होगा हाथी के ऊपर जो है छोटा सा एक बैठने का एक आकृति बनाया जाता है ना, उसको पूरी तरीके से लोहे से पैक कर दिया गया, और सिर्फ आंखों के पास जो है एक पट्टी छोड़ दिया गया है, और जब उसकी तरफ कोई नहीं देखता तो निकल कर भाला फेंक कर मार दिया करते थे, और इस तरीके से यहाँ पर युद्ध हो रहा था और मगध के लोग जीत जाते थे, ठीक है। तो हाथी एक तो हाइट में सबसे ज्यादा, ठीक है, दूसरा अगर हाथी जो है रास्ते में कोई भी आ रहा है उसको कुचलता चला जा रहा है ना, तो इस प्रकार से हाथी को पहले पालतू बनाया गया और उसके बाद उसको सेना में शामिल कर लिया गया, और लोगों के जीतने का कारण भी बन गया आपका हाथी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मुख्य कारण है, याद रखिएगा, यानी मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण आपको ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। अब देखिएगा मगध का जब उत्कर्ष हुआ ना, या मगध डेवलप हुआ, तो उसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि सबसे पहली बार जो है ना मगध में कौन कौन से राजवंश आए, ठीक है, यानी कौन कौन से डायनेस्टी डेवलप हुई मगध के राजवंशों के बारे में है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मैंने अभी जैसे मैंने बताया आपको कि मगध को स्थापना करने वाला व्यक्ति वो कहलाता था बृहदत्त, ठीक है, ये भूलिएगा मत,
ठीक है, क्योंकि जब आपको पूछा जाएगा कि मगध का अंतिम शासक कौन था तो वो भी वृहदत्त कहलाएगा, और मगध का पहला शासक कौन था तो वृहदत्त था। तो ये बहुत आसान है आपको याद करना, दोनों का नाम वृहदत्त है, याद रखिएगा, ठीक है, पहले शासक का नाम भी और अंतिम व्यक्ति बचेगा उसका नाम भी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसलिए शब्द को याद रखिएगा, वृहदत्त, ठीक है। तो मगध का जो संस्थापक था, याद रखिएगा, वृहदत्त था, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, वृहदत्त वंश के बारे में हमारे पास जो है कोई एविडेंस प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है, यानी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और जब एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम इतिहास में उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो वृहदत्त वंश के बारे में याद रखिएगा, साक्ष्य प्रॉपर नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन वृहदत्त की स्थापना के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है कि कोई वृहदत्त नाम का व्यक्ति था, उसने मगध को स्थापित किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसके साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार याद रखिएगा, यानी साक्ष्य के अनुसार या एविडेंस के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि यहां पर जो है 4 वंश रहे हैं। पहला वंश किसको मानेंगे, हर्यक वंश, दूसरा ठीक है, साक्ष्य के अनुसार कौन कौन से वंश रहे हैं याद रखिएगा, हर्यक वंश, दूसरा रहा है आपका नागवंश, तीसरा रहा है आपका नंद वंश, और चौथा रहा है आपका मौर्य वंश। याद रखिएगा, ये 4 वंश की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इन वंशों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर्यक वंश के बारे में, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, इतिहास में जो है ना, इस पूरी परंपरा में जो है वृहदत्त वंश के बारे में थोड़ी जानकारी जो मिलती है उसमें पुख्ता सबूत नहीं मिलते, ना ही इसमें प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं, जिसके कारण हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मगध के क्षेत्र में जो है सबसे पहला शासक कौन था या सबसे पहला वंश कौन सा था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश था, ठीक है। तो हर्यक वंश को सबसे पहला वंश मानते हैं और मौर्य वंश को मगध के संबंध में अंतिम वंश मानते हैं इस समय में, ठीक है। हालांकि इसमें गुप्त वंश भी मगध में ही विस्तार होता है, याद रखिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे वंश आएंगे मगध में, लेकिन जो 4 वंश है जो इसको डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो 4 वंश याद रखिएगा, हर्यक, नाग, नंद और मौर्य। इसको रट लीजिएगा, इसी सीक्वेंस में याद करिए, कई बार क्या होता है इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहले नंबर पे कौन आता है, हर्यक, ठीक है। हर्यक याद नहीं रहता तो मैं आपको बोलूंगा, आप ऐसे याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं पितृहंता वंश, पितृहंता वंश, ठीक है। पितृहंता का मतलब, पितृ मतलब क्या होता है, पिता, हंता मतलब मारने वाला, ठीक है, यानी अपने पिता को मारने वाला वंश है ये लोग ऐसे थे कि जो राजकुमार राजा बनना चाहता था, पहले इसका सिस्टम यही था कि अपने पिता को मारकर ही आप राजा बन सकते थे, इसलिए हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पितृहंता वंश क्या है, तो हर्यक वंश एक पितृहंता वंश है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इन वंशों को हम शुरुआत करें उससे पहले याद रखिएगा कि शुरुआती समय में जो है ना मगध की राजधानी क्या थी, तो शुरुआती समय में जो मगध की राजधानी थी याद रखिएगा, पहला था आपका गिरिव्रज, जिसे कहते थे आप राजगृह, और बाद में इसकी राजधानी क्या बनी है, पाटलिपुत्र, जिसे आप वर्तमान में क्या कहते हैं, पटना, ठीक है, बिहार का पटना वही था पहले, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये राजधानी के तौर पर याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश के बारे में, ठीक है। इसके संस्थापक का नाम है बिंबिसार, और 544 से लेकर लगभग 412 ईसा पूर्व यानी बीसी में जो है इनका लाइफ रहा है, समय रहा है, ठीक है। चलें आगे। तो सबसे पहले देखिएगा हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हर्यक वंश, ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश। और ध्यान रखिएगा पितृहंता वंश के जो समय है, ठीक है, 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक ये समय है इनका, ठीक है। 544 बीसी टू 412 बीसी तक का समय, ठीक है। तो लगभग आप ये मान के चलिए 70-75 साल जो है हर्यक वंश का रहा है, ठीक है। तो इस क्रम पर याद रखिएगा, सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रमुख शासक देखिए,
अभी क्या है ना, हम जब इसको पढ़ेंगे तो अधिकांशतः कोशिश करेंगे कि ऐसे शासकों का नाम याद कर लें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो संस्थापक का नाम याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। संस्थापक का नाम है बिंबिसार, याद रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार है और इस समय इसने राजधानी बनाई थी राजगृह को। राजगृह, याद रखिएगा, ठीक है। संस्थापक बिंबिसार। और याद रखिएगा प्रमुख शासकों की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 शासक सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रमुख शासक याद रखिएगा तो बिंबिसार सबसे प्रमुख शासक है, याद रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार है, उदयन है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका अजातशत्रु है, तो अजात शत्रु आपको याद होगा बौद्ध में या बौद्ध सम्मेलन जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि पहला बौद्ध संगति जो हुआ था उसमें अजातशत्रु जो है संरक्षण करता था, है ना। तो उस समय जो संरक्षण करता था, तो यही वो कारण याद रखिएगा कि पैरेलल आप जब पढ़ते हैं ना बौद्ध धर्म को, तो अब इधर से जो है ना हर्यक वंश जो है स्थापित हो चुका था और बौद्ध धर्म में जो है पहला संगति हो रहा था उस समय, ठीक है, जिसमें जो अजातशत्रु था इस समय शासक बना हुआ था, ध्यान रखिएगा, आपके हर्यक वंश का समय था ये। उसके अलावा जो है उदयन का नाम याद रखिएगा और एक आप नाम याद रखेंगे नागदशक का। ये 4 जो शासक है सबसे प्रमुख शासक है हर्यक वंश का, ठीक है। और इसी हर्यक वंश को किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, अन्य नाम पितृहंता वंश। तो ये सभी मर्डर कर कर आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने पिता को मारकर ही ये राजा बनते हैं, इनका नियम कानून ही कुछ ऐसा था, ठीक है। ठीक है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश या पिता की हत्या करने वाला वंश कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो हर्यक वंश का नाम भूलिएगा मत, ठीक है। अब देखिएगा इनके बारे में कुछ फैक्ट्स और भी पढ़ेंगे हम लोग हर्यक वंश के बारे में। सबसे पहले जो है शुरुआत करेंगे, याद रखिएगा, बिंबिसार से, ठीक है। जो भी फैक्ट है याद रखिएगा बिंबिसार। तो याद रखिएगा बिंबिसार के नाम से ना 2 नाम मिलते हैं, 2 व्यक्ति का नाम मिलता है, ठीक है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। और हर्यक वंश के शासक का नाम बिंबिसार। देखिए बिंबिसार है, बिंदुसार है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अशोक के पिता का नाम क्या है, बिंदुसार है, और हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। ये बिंबिसार है, वो बिंदुसार है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर क्या होगा ना, बार बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि कौन बिंबिसार है कौन बिंदुसार है, फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा बिंबिसार का जो समय है, ठीक है, या बिंबिसार की बात करें तो याद रखिएगा ये हर्यक वंश का संस्थापक कहलाता है और इसको जैन धर्म में, याद रखिएगा, इसका एक नाम था श्रेणिक, इसका उपनाम है, याद रखिएगा। सोणिक भी कहते हैं या श्रेणिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम है। जैसे आपके घर का नाम होता है ना, तो वैसे ही इसके घर का नाम समझ लीजिए, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि बिंबिसार को क्या कहते थे, श्रेणिक, ठीक है, श्रेणिक या श्रोणिक कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो श्रेणिक जो है ना, इसको जैन साहित्य के अनुसार जो है श्रोणिक कहा गया है, याद रखिएगा। जैन साहित्य के अनुसार, ठीक है। तो जैन साहित्य में जो है इसे अलग नाम से जाना गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए बिंबिसार जो है ना, ये बहुत ज़्यादा चतुर व्यक्ति था, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना प्लान, हमारे भारत के जो इतिहास है ना उसमें राजाओं के बारे में यही आपको सुनने को मिलेगा। देखिए कैसे, तो आगे जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे आपको राजाओं का ना अकल यानी दिमाग जो है आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कैसे जीवन जीते थे ये, ठीक है। तो ये जो है ना 3 तरीके से अपने जीवन को जीता था, याद रखिएगा, यानी इसका जो कौशल तरीका था या 3 तरीके से जो है ना अपने जीवन को जीता था, ठीक है। कैसे, तो जैसे पहला क्या होता था कि अगर इसको पता चलता था कि मेरे सामने जो दुश्मन है वो कमजोर है मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, युद्ध करके हरा दूंगा, है ना। लेकिन इसको पता चलेगा कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मेरे बराबर का है, तो मैं क्या करूंगा, इससे दोस्ती कर लूंगा, बराबर का है, हरा नहीं पाऊंगा,
तो कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र मुझे भी जीतना है तो मैं दोस्ती कर लूंगा। लेकिन मुझे पता चलता था कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं क्या करूंगा, शादी समझौता कर लूंगा, शादी करा लूंगा। तो ये इस 3 प्रकार के समझौताओं से चलता था, याद रखिएगा। यानी ये कूटनीतिक था, ठीक है। कूटनीतिक समझते हैं आप लोग, दिमाग लगाकर काम करना, ठीक है। तो एक प्रकार से बिंबिसार जो है ना, ये 3 प्रकार की कूटनीति में काम करता था, याद रखिएगा। कूटनीतिक, जैसे चाणक्य है कूटनीतिक, याद रखिएगा, दिमाग लगाकर काम करने वाला, वैसे बिंबिसार था, याद रखिएगा, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है इसने 3 नीतियों का पालन किया था, याद रखिएगा। साम्राज्य विस्तार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 पॉलिसी अपनाया था, याद रखिएगा। 3 नीतियों को अपनाया था, इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ये 3 नीति कौन कौन से हैं? पहला नीति था, याद रखिएगा, जिसमें फर्स्ट पॉलिसी या पहली नीति जो है, पहला नीति, तो ध्यान रखिएगा बिंबिसार ने जो सबसे पहला नीति अपनाया था, याद रखिएगा, वो था वैवाहिक नीति, ठीक है। यानी वैवाहिक नीति, ठीक है। तो इसने क्या किया था, विवाह प्रस्ताव जो है अधिक से अधिक रखा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ शादी किया था, तो ध्यान दीजिएगा कि बिंबिसार ने जो है कुछ प्रमुख शक्तिशाली जो शासक थे या महाजनपद जो था उससे विवाह समझौता कर लिया था, याद रखिएगा, विवाह संबंध बनाए थे, ठीक है। कितनी शादी की थी? 3 शादियां, ध्यान रखिएगा, 3 विवाह, ठीक है। ठीक है, 3 विवाह, याद रखिएगा। इसके 3 विवाह कौन कौन से हुए थे? सबसे पहला जो विवाह किया था इसने, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा पहला विवाह जो है इसने किया था महाकोसला से, महाकोसला, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो पत्नी थी, याद रखिएगा, पहला विवाह किया था इसने महाकोसला से, ठीक है। अब ये महाकोसला कौन है? तो याद रखिएगा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी ये, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत बहन थी, याद रखिएगा। और इसको दहेज में क्या मिला था? बनारस, याद रखिएगा, ठीक है। तो दहेज में इसको बनारस मिला। अब सोच लीजिए, पूरा दहेज में बनारस मिल जा रहा है, काशी मिल जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो काशी का क्षेत्र जो था या बनारस का जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, ये दहेज में मिला, दहेज में काशी या बनारस क्षेत्र प्राप्त हुआ। अब इससे कितना मिलता था? तो प्रति वर्ष जो है ना, प्रति वर्ष, याद रखिएगा, इसको 1 लाख रुपए यहां से आय होता था, इनकम होता था। तो पहला शादी, याद रखिएगा, जिंदगी भर इसने 1 लाख रुपए लेने का प्लान बना लिया, ठीक है। तो पहला कूटनीति आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा विवाह जो है, याद रखिएगा, इसका जो दूसरा विवाह हुआ था वैशाली से, ठीक है। तो वैशाली का जो क्षेत्र था, अच्छा ये जगह का नाम है, याद रखिएगा, महाकौशल उसकी पत्नी का नाम है, अभी आप ऐसा नाम याद रखिएगा, चेलना, ठीक है। दूसरी पत्नी का नाम है चेलना, याद रखिएगा, ठीक है। जगह का नाम इसके बाद लिखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो दूसरी पत्नी थी, याद रखिएगा, वैशाली के, ठीक है, जो गणराज्य था, वैशाली गणराज्य का जो लिच्छवी क्षेत्र था, चेतक की पुत्री चेलना से इसका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चेतक की पुत्री चेलना से इसका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
और इसी से जो है ना अजातशत्रु का जन्म होता है, यानी अजातशत्रु जो है ना इसका पुत्र बनेगा, याद रखिएगा। तो दूसरी पत्नी जो है चेलना, इसी से जो है अजातशत्रु का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो विवाह है, याद रखिएगा, तीसरा जो विवाह है क्षेमा से, ठीक है। तीसरी रानी का नाम क्या है? क्षेमा। और याद रखिएगा ये पंजाब की राजकुमारी थी, ठीक है। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से तीसरा विवाह किया इसने। तो 3 विवाह किया था, याद रखिएगा। पहला महाकोसला से, दूसरी चेलना से, तीसरी पंजाब क्षेत्र या मध्य देश के, ठीक है, मध्य देश या पंजाब क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। वहां की राजकुमारी से, क्षेमा नाम था इसका, ठीक है। तो एग्जाम में क्या पूछा था, याद रखिएगा, निम्न में से किसके साथ जो है बिंबिसार का विवाह नहीं हुआ था या विवाह हुआ था? तो ध्यान रखिएगा महाकोसला, ठीक है, चेलना और उसके बाद क्षेमा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा है इसका कूटनीति, ठीक है, यानी कूटनीति। पहला तो हमने पढ़ा विवाह नीति, ठीक है। तो विवाह नीति के आधार पर याद रखिएगा इसने क्या किया, 3 विवाह कर लिया और क्षेत्र का विस्तार किया, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा बिंबिसार का दूसरा जो नीति था, दूसरी नीति यानी दूसरी पॉलिसी थी, इसी को कहा जाता था कूटनीतिक। कूटनीतिक जो होता है, याद रखिएगा, दिमाग लगाना, अधिक से अधिक दिमाग लगाना, यूज करना इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था, याद रखिएगा, कि कूटनीतिक के तौर पर जो है, ठीक है, तो शुरुआती समय में जो है ना मगध और अवंती के संबंध अच्छे नहीं थे, याद रखिएगा, अवंती क्षेत्र में, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अवंती के शासक जो था, मैंने इसका नाम बताया था आपको, अवंती के शासक चंड प्रधोत, ठीक है। चंड प्रधोत का नाम मैंने कल बताया था आपको। तो इसको क्या हो गया था, कौन सी बीमारी हो गई थी? पीलिया, पांडुरोग। इसको पांडुरोग कहते थे, याद रखिएगा, एक्चुअल में नाम है इसका पीलिया, ठीक है। तो पीलिया हो गया था, तो क्या किया इसने, इसने अपने सेवक को भेजा, एक राजवैद्य को भेजा था, याद रखिए, किसने? बिंबिसार ने। राजवैद्य, किसको? जीवक नाम था, याद रखिएगा, को चंड प्रधोत की सेवा में भेजा था। आप सोच लीजिए किसी की तबीयत खराब है, अगर आप उस समय उसकी सहायता करते हैं तो अपने आप उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अवंती के साथ पहले अच्छा रिलेशन ही था मगध का, लेकिन मगध इसने क्या दिमाग लगाया कि अब अवंती के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए, तो चंड प्रधोत के यहाँ ना अपना सेवक भेज दिया, बोला बेटा जाओ उसको ठीक कर देना, ठीक है। अब जब सही वो ठीक होगा तो वो जीवक को इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा, वो मानेगा जिसने उसको भेजा था। तो बिंबिसार के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो गया, इस तरीके से इसने अपना कूटनीतिक दिमाग लगा दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चंड प्रधोत जो है ना पीलिया से ग्रसित था, याद रखिएगा, और जीवक को बिंबिसार ने भेजा, और इसके बाद जो है इन दोनों के मध्य क्या हो गया, दोस्ती हो गई। तो अवंती और मगध के बीच जो है दोस्ती का मुख्य कारण आपको पता चल गया है ना। तीसरा देखिएगा, और तीसरा मैंने आपको बताया था युद्ध नीति, ठीक है। तो 3rd नंबर पे आता है आपका युद्ध नीति। थर्ड पॉलिसी है इसका वॉर कर लेना, ठीक है। तो जहां पर पता चलेगा ये जहां पर मजबूत है और सामने वाला कमजोर है, वहां पर लड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तीसरा कारण है, याद रखिएगा, कि तीसरा कॉन्सेप्ट में चलता था ये, ठीक है। तो देखिएगा इसने जो है बहुत सारे क्षेत्रों में युद्ध लड़ा, याद रखिएगा, और युद्ध लड़ने के बाद जो है ना सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पहले किसको हराया? अंग महाजनपद को। अंग महाजनपद को पराजित किया। इसके शासक थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो इसके शासक को याद रखिएगा, इसके शासक को पराजित किया था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, यानी अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पहले पराजित किया इस युद्ध नीति के द्वारा, और महाजनपद में अपना मिला लिया, ठीक है। और अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था अंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो पहला काम याद रखिएगा, युद्ध में सबसे पहले किसको हराया था इसने? अंग को हराया।
अंग महाजनपद जो है मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट यहाँ पर अगर आप देख चाहें तो इसमें देख सकते हैं, देखिएगा ये देखिए, ये दिख रहा है मगध, ये अंग, ठीक है। और इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे विस्तार हो गया, अंग का क्षेत्र ले लिया अपने अंदर, ठीक है। इस तरीके से मगध का विस्तार होना चालू हुआ था, ठीक है। तो मगध जो है ना इस प्रकार से विस्तृत हुआ, याद रखिएगा। तो मगध ने सबसे पहले अंग पर आक्रमण किया था, यही क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा कि हर्यक वंश ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो अंग में किया था, याद रखिएगा। ब्रह्मदत्त को हराया था सबसे पहला, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त को हराने की बात है, अंग को पहले हराया था सबसे पहले, ठीक है। और अजातशत्रु सबसे पहले कहाँ का शासक बना था, तो अंग का, याद रखिएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा तीसरा जिसने काम किया था, याद रखिएगा, अब कहाँ कहाँ पर इसने हराया और किस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल किया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है इसके कार्यों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अन्य कार्य, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक नया नगर बसाया और इसका नाम था राजगृह, ठीक है। तो राजगृह को किसने बसाया था, बिंबिसार ने, याद रखिएगा। और इसको अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को पोषित किया, ठीक है। यानी बिंबिसार जो है दोनों धर्मों को समान रूप से क्या किया, पोषित किया, यानी कि प्रोटेक्ट किया, याद रखिएगा। और इसका विस्तार किया, ठीक है। यानी दोनों धर्मों के समान रूप से जो है इसने आगे फैलाने का उसका काम किया, याद रखिएगा, प्रचार प्रसार करवाया। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए जो है ना ये महत्वपूर्ण शासक बना, ठीक है। और इसकी मृत्यु का कारण कौन बना, यानी इसे किसने मारा, बिंबिसार को, बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने कर दी, क्योंकि इसका पुत्र था। अभी हमने पढ़ा है कि बार बार याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि पिता का मृत्यु का कारण कौन बनेगा, पुत्र ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु जो है ना अपने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त करता है और इस तरीके से जो है बिंबिसार की कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो 3-4 बातें आपको इसमें याद रखना है बिंबिसार के संबंध में। पहला ये याद रखना है कि बिंबिसार जो है ना एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने जो है मगध को शुरुआत के तौर पर जो है हर्यक वंश की स्थापना के साथ साथ जो है ना इसने मगध को जो है ना एक विस्तृत क्षेत्र दिया, ठीक है। अब अंग तो शामिल हो गया मगध के अंतर्गत, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिएगा, जब तक आप पूरा का पूरे हर्यक वंश मौर्य वंश तक पढ़ेंगे तब तक 16 जो महाजनपद हैं सब मगध के आसपास मिलने लगेंगे, ठीक है। अभी अवंती के साथ दोस्ती किया, ठीक है। अब इसका बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा तो अवंती को अपने में शामिल कर लेगा। इस तरीके से जो है ना पूरा महाजनपद जो है ना मगध के अंदर आ जाएंगे और मगध का विस्तार काफी बड़े स्तर पर हो जाएगा और इस तरीके से जो है मगध का उत्थान हो जाता है, याद रखिएगा, उदय होता है मगध साम्राज्य का। और मगध जो है ना पूरे भारतवर्ष में जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला एक राजवंश बनता है, यानी कि एक क्षेत्र बनता है, मगध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत आपको समझ में आ गई होगी कि मगध की शुरुआत कैसे हुई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अजातशत्रु जो है ना जिसे कुड़िक कहा गया है, जैसे इसको सोड़िक कहा गया है, ठीक है, हाँ, तो उसे कुड़िक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसका उपनाम क्या है, कुड़िक, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ना उपनाम पूछा जाता है कि किस राजा को जो है कुड़िक के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट जो है ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो अजातशत्रु के बारे में देखिएगा, 2 फैक्ट और देखते हैं, ठीक है। अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु को जो है इसका उपनाम था कुड़िक, याद रखिएगा, ठीक है। और इसने जो है अपने पिता को मारकर जो है इसे पितृहंता की शुरुआत की थी, क्योंकि बिंबिसार के पिता को उसने नहीं मारा था, यहीं से शुरुआत होती है। अजातशत्रु ने ही जो है अपने पिता को मारकर इसकी शुरुआत की, तो यहां से शुरुआत होता है पितृहंता, ठीक है। तो इसका उपनाम है, याद रखिएगा, कुड़िक या पितृहंता, ठीक है। कुड़िक या पितृहंता के नाम से जाना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी राजधानी थी, याद रखिएगा, राजगृह, ठीक है। और इसने विवाह किया था, याद रखिएगा, प्रसेनजित की, ठीक है, प्रसेनजित की पुत्री से, याद रखिएगा। प्रसेनजित की जो पुत्री थी, याद रखिएगा, कौशल नरेश, ठीक है, नाम था वजीरा,
प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह किया था, याद रखिएगा, वजीरा। ठीक है। कैसे बहन होगी? हम्म। वो बहन थी, ठीक है, हाँ वो बहन थी, याद रखिएगा। तो महाकौशल उसकी बहन थी, ठीक है, वो उसकी पुत्री है, याद रखिएगा, कनेक्शन बहुत अलग है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा। जब तक आप रिश्ते को समझेंगे नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ आएंगी, याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे हम कल पढ़ेंगे इसके टॉपिक को। कंटिन्यू रहिएगा, पूरी कहानी अच्छे समझ में आएगी, और अगर कंटिन्यू रहा तो बीच में गैप होगा, दिक्कतें आएंगी फिर। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट किया आपने, कम से कम जो 2 दिन की क्लास चलने वाली है, इनमें हम मौर्य वंश तक पहुंचेंगे, तो मौर्य वंश तक की कहानी में 2 दिन तक हम कवर करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश जो है ना सबसे महत्वपूर्ण वंश है, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो मौर्य वंश से हमेशा आता है, याद रखिएगा। अगर प्राचीन भारत के क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मौर्य वंश उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह होता है कि जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जहां पर क्वेश्चन बनते हैं, और यहीं से भारत का इतिहास ना फैलता है, याद रखिएगा। जैसे विदेशी आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के समय होना, ठीक है, फिर अशोक के समय जो है ना बहुत कुछ बदला है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है जगह, ठीक है, वो अशोक के समय का माना जाता है। तो ऐसे में जो है ना आपको जब तक मौर्य वंश को पढ़ेंगे तब तक आपको भारत का एक इतिहास का शुरुआत माना जाएगा कि भारत का इतिहास कैसे शुरू होकर जो है कंप्लीट होकर अपने क्षेत्र को पूरा का पूरा विस्तृत कर रहा है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, याद रखिएगा, 2 दिन की क्लास में हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है।